Good morning, children. Today we are going to start first chapter of physical education, that is management of sports events. पहले उसको प्लानिंग इन स्पोर्ट्स भी बोलते थे. उसके दो पार्ट्स हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट है और एक प्रैक्टिकल पार्ट है. थ्योरेटिकल पार्ट में हम मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे, वेरियस कमेटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे जो कि प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट होंगी. फिर टूर्नामेंट क्या होता है, टाइप्स टूर्नामेंट के, नॉकआउट, लीग, राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशन. फिर चौथा थ्योरेटिकल पार्ट है प्रोसीजर टू ड्रॉ. ये इसमें आएगा प्रैक्टिकल में कि पहले तो हम प्रोसीजर थ्योरेटिकल में पढ़ेंगे कि ड्रॉ फिक्सचर्स कैसे ड्रॉ होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या है. देन इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्रा, उसी का ही इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल से पहले ही हम फिक्सचर्स को ड्रॉ करना भी सीखेंगे कि नॉकआउट का फिक्सचर कैसे बनता है, लीग का फिक्सचर कैसे बनता है, लीग राउंड रॉबिन और स्टेयर केस का कैसे बनता है, साइक्लिक का कैसे बनता है. वो सारे मैं आपको प्रैक्टिकल में ही फिक्सचर्स बनाने भी सिखाऊंगी. इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल्स क्या होते हैं, उनका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस. स्पोर्ट्स, स्पेशल स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी. इसमें मैं आपको बताऊंगी अकॉर्डिंग टू दिस माइंड मैप. दिस इज अ माइंड मैप आई हैव. कैन यू सी दिस? I will explain all the topics with the help of this mind map. So mind map is a very, if you can take screenshot or you can take this from my Instagram ID. I will upload this mind map in my Instagram also. It will be very helpful for you. एग्जाम के टाइम पे जब आपको जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स को रिवाइज करना है तो एक ही बार आप माइंड मैप देखोगे जिसमें सब कुछ है, तो आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर अप हो जाएंगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्लानिंग. प्लानिंग का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? सिंपल सी बात है. या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या होता है, जब भी आपके कोई भी आपके स्कूल में फंक्शन होता है या किसी के घर में शादी होती है तो क्या होता है, सबसे पहले ऐसे ही तो नहीं सीधा चले जाते. हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना पहले कि ये वाला केटरिंग ये संभालेगा, क्लोथ्स का ये संभालेगा, ब्राइड का ये संभालेगा. उसी तरीके से किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए भी प्लानिंग उतनी ही ज़रूरी है कि टूर्नामेंट कैसे होगा. So the meaning is planning is the process of making a sequence of work for future line of action. जो हमने फ्यूचर में करना है उसके लिए हमारी जो प्लानिंग होगी वो क्या होगी, उसका सीक्वेंस क्या होगा. सबसे पहले कमेटीज फॉर्म होंगी, फिर टूर्नामेंट होगा, टूर्नामेंट किस टाइप का होगा, नॉकआउट होगा, लीग होगा, कॉम्बिनेशन होगा, चैलेंज होगा, फिक्सचर्स कैसे बनेंगे, बाइस किन किन टीम को दी जाएगी, सीडिंग कैसे होगी, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल्स कैसे कराए जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन सी कमेटी की, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, दैट इज प्लानिंग. तो सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. तो ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के क्या है, अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर, इंक्रीज एफिशिएंसी, कंट्रोल एंड लिमिट प्रॉब्लम्स, फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, facilitate safety and improvement, increase creativity and reduce the chances of mistake. First we will start with this topic. Let's explain this. Okay, you can open the page number of 14 of your book. If you want to see these points in your book, you can get reference of page number 14. So प्लानिंग का मीनिंग क्या है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू. एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है इन एडवांस अबाउट द सेटिंग ऑफ द गोल्स एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज. कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी, क्या गोल्स होंगे टूर्नामेंट के, टू अटेन द गोल एफिशिएंटली इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज कॉल्ड प्लानिंग. टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज to avoid unnecessary pressure of last minute. टूर्नामेंट इन्वॉल्व करता है large number of people who need to work together to make it a success. एक बंदा तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, large number of people जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाते हैं. बट इफ टूर्नामेंट्स आर कंडक्टेड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, certain last minute problems can create unnecessary pressure. अगर टूर्नामेंट को अच्छे से प्लान नहीं करोगे तो लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स होने की
चांसेस ज़्यादा हैं, जिससे कि टूर्नामेंट एक सक्सेस की तरफ नहीं जाएगा। तो प्लानिंग हेल्प करती है इन अवॉइडिंग दीज काइंड ऑफ लास्ट मिनट हैसल्स। इस तरह के लास्ट मिनट हैसल्स को प्लानिंग से हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर द ऑर्गेनाइजर्स आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड एंड देयर विल बी नो अनड्यू प्रेशर। इस प्लानिंग से क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजर है, जो भी है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, जोन है, वो पहले से ही प्लान्ड है, तो उसको बाद में कोई भी अनड्यू प्रेशर जो है वो हैंडल नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। सो सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन गुड कंट्रोल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द टूर्नामेंट को बढ़ाने के लिए कंट्रोल करना, गुड कंट्रोल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज को, ताकि हम प्रॉपर वी कैन मेक यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का क्या है कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस दिखाना बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। जो भी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, चाहे वो प्लेयर्स हैं, चाहे वो ऑफिशियल्स हैं, उनकी हाईएस्ट जो एफिशिएंसी है उसको शो करना विद प्रॉपर प्लानिंग, ताकि सब अपनी ड्यूटीज को एफिशिएंटली जो है वो यूटिलाइज करें। थर्ड इज कीप कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसका, प्लेयर्स का विद द ऑफिशियल्स का। टू ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन स्मूथली वेरियस कमेटीज आर नीडेड। आपको पता है बहुत सारी कमेटीज की ज़रूरत होती है, क्योंकि कमेटीज जो हैं वो टास्क एलोकेट करती हैं इंटरलिंक्ड, जैसे कि एक्रीडेशन कमेटी है, फाइनेंस कमेटी है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग है, ट्रांसपोर्ट है, प्राइजेज है, रिफ्रेशमेंट है, फर्स्ट एड है। ये सारी कमेटीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं। इनको इनकी कोऑर्डिनेशन को प्रॉपरली एलोकेट करना एंड प्लानिंग ही ऐसी चीज़ है जो एश्योर करती है कि इन सारी कमेटीज के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे। फोर्थ पॉइंट इज टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। किसी किस्म की मिस्टेक जो है वो ना हो। मिस्टेक्स जो है वो तो हो ही सकती हैं हर कंपटीशन में, टूर्नामेंट में, बट अगर आप प्लानिंग के साथ चल रहे हो, हर चीज आपकी प्लान्ड है, प्रॉपरली ऑल कमेटीज आर कोऑर्डिनेटेड, सिस्टमैटिक, तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और मिस्टेक होने के चांसेस आर वेरी 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 लेस। टू इंक्रीज एफिशिएंसी, सबकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, सबकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना। ये दोनों पॉइंट्स देखो, किसी की भी प्लानिंग में ऑफिशियल्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। जब बहुत से पर्सन एक साथ में आते हैं, डिफरेंट कमेटीज़ के साथ, जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन चाहते हैं, सजेशंस देते हैं प्लान के लिए, तो इट इज़ कंपल्सरी कि वहाँ पे कभी गलती हो ही नहीं सकती। और प्लानिंग जो है वो प्रॉपरली क्रिएटिवली अगर सारे ऑफिशियल्स, कोचेस, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स उसको एफिशिएंटली प्लानिंग को करते हैं, तो द चांसेस आर कि इट विल बी अ टूर्नामेंट विल बी अ बिग सक्सेस। सेवेंथ पॉइंट इज टू इनहांस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। सबकी परफॉर्मेंस को इनहांस करना, उनकी पार्टिसिपेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखना, नॉट इवन पार्टिसिपेंट बल्कि स्पेक्टेटर्स जो देखने आ रहे हैं उनकी भी तो सेफ्टी हमें देखनी है और इम्प्रूवमेंट करना उनकी इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस भी इंक्लूड, स्पोर्ट्स पर्सन की भी परफॉर्मेंस इंक्लूड बढ़ेगी और साथ में जो स्पेक्टेटर्स आए हैं वो भी अगर अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, प्लानिंग के साथ कोऑपरेट करेंगे, तो स्पोर्ट्स पर्सन की भी सेफ्टी रहेगी और स्पेक्टेटर की भी। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी की परफॉर्मेंस, किसी स्पोर्ट्समैन की या किसी स्पेक्टेटर को अच्छे से सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। सो these are the in whole big objectives of planning. So now come again to the mind map in which we are going to start the second topic, that is, if you can see here in my book, various committees and their responsibilities pre, during and post. Look at the mind map. Committees of to organize sports events, याद रखना, एक तो टूर्नामेंट डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है। उसके क्या क्या फंक्शंस, कौन कौन सी उसमें इन कमेटीज़ में कौन सी स्पेसिफिक कमेटीज़ होती हैं, एक्रीडेशन कमेटी, फाइनेंस कमेटी,
पब्लिसिटी कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, सेरेमनी ऑफ डेकोरेशन कमेटी, प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, रिफ्रेशमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स एंड एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी। तो कितनी कमेटी हुई? 14 कमेटीज हैं। दीज आर इन टोटल 14 कमेटीज। अगर आपको पेपर में आता है राइट अबाउट द कमेटीज टू ऑर्गेनाइज विच आर देयर टू ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट्स इवेंट्स, अगर आप इसमें से 10 भी लिख के आते हो तो यू विल गेट योर गुड मार्क्स। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कमेटीज, व्हाट दीज कमेटीज आर देयर फॉर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कमेटी। टूर्नामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं एक, और या फिर चेयरमैन होते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो एग्जीक्यूट करती है सारे कामों को। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है जो ऑर्गेनाइज करती है। तो सबसे पहले एक्रीडेशन कमेटी क्या होती है, लेट्स सी दिस। यू कैन इन योर बुक यू विल गेट दिस फ्लो चार्ट एज वेल। If you want to do from the flow chart, you can do this. If you want to do from my mind map, you can do from there. And if you want to go through my this chart, you can also, you have now 3 choices. So the first is, the first committee सबसे पहले क्या होते हैं? टूर्नामेंट डायरेक्टर, प्रेसिडेंट या चेयरमैन। तो डायरेक्टर ऑफ द टूर्नामेंट इज द इंचार्ज ऑफ ओवरऑल एक्टिविटीज। ही इज द इंचार्ज। सारी एक्टिविटीज के इंचार्ज कौन है? टूर्नामेंट के डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, उनको कुछ भी कहा जा सकता है, प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन, ठीक है। ही हैज टू सी एवरीथिंग रिगार्डिंग टूर्नामेंट एंड कंडक्ट मीटिंग विद वेरियस कमेटीज टू ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट सक्सेसफुली। सारी मीटिंग्स ये करते हैं, सारा चीज़ों के इंचार्ज ये होते हैं। हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? ये चेयरमैन, प्रेसिडेंट या फिर डायरेक्टर, तीनों में से कोई भी हो सकता है। कोई भी टूर्नामेंट किसी को भी चूज कर सकता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। देन एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करती है? कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ वेरियस कमेटीज। इन्हीं कमेटीज के थोड़े थोड़े जो मेंबर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। किसके होते हैं? एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स होते हैं। 1 मेंबर हो फ्रॉम ईच कमेटी। इन सब कमेटीज का हो सकता है टोटल 14 मेंबर्स हो। फ्रॉम ईच कमेटी 1 मेंबर विल बी द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। या फिर इससे ज्यादा भी 2 भी हो सकते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं मैटर्स को रिगार्डिंग द टूर्नामेंट। सो एग्जीक्यूटिव कमेटी कम्स आउट ऑफ ऑल दीज कमेटीज। one member will be the part of this executive committee. So members can be 14, and if some tournament is very big, तो 2 members can also be taken. So organizing committee में क्या आएगा? Organizing committee जो है उसका मेन पार्ट है ये सारी जो है, all these जो committees है are the parts of organizing committee. ये सारी एक्रीडेशन कमेटी, फाइनेंस कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। सो एक्रीडेशन कमेटी क्या करती है? पहले इसमें इंक्लूड होते हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्रीडेशन सेंटर्स ड्यूरिंग द एक्रीडेशन। इट ऑल्सो रजिस्टर्स ऑल पार्टिसिपेंट विद द ऑपरेशनल रोल। ये वैलिडेट करती, एक्रीडेट करती है किसी टूर्नामेंट को, उसको उसकी मान्यता देती है कि यस दिस टूर्नामेंट इज, वैलिडेशन देती है कि वैलिडेट करती है कि यस दिस टूर्नामेंट विल बी हेल्ड एट जोनल लेवल, स्टेट लेवल। इस कमेटी का रोल ही क्या होता है? टू वैलिडेट करना किसी टूर्नामेंट को। एक्सेस राइट्स एंड प्रिविलेजेस देना पार्टिसिपेंट्स को, दोज हु आर इंटाइटल्ड। इसको टूर्नामेंट को वैलिडेट करना इज द रोल ऑफ एक्रीडेशन कमेटी। फाइनेंस कमेटी सबको पता है, जो बजट देती है टूर्नामेंट का, कितना बजट होना चाहिए और कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए टूर्नामेंट के ऊपर, और फाइनेंस को अरेंज करना, बजट को अरेंज करना, पैसा लेके आना कि टूर्नामेंट के लिए पैसा वो फाइनेंसर से भी ला सकते हैं, वो स्पॉन्सर से भी ला सकते हैं। आपको पता है जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे एड्स चलते हैं, तो एड्स क्या करते हैं? एड्स पैसा देते हैं उस टूर्नामेंट को। जैसे आईपीएल में बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं और प्रो कबड्डी जो होता है उसमें कम होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एक्रीडेशन वैलिडेशन, कितने व्यूअर्स हैं, कितने लोग देख रहे हैं, उसी तरह से फाइनेंस कमेटी का काम होता है टू अरेंज द बजट और अरेंज द फाइनेंस फॉर द टूर्नामेंट।
पब्लिसिटी कमेटी, अगर पब्लिसिटी नहीं होगी तो कोई देखेगा नहीं। पब्लिसिटी कहाँ होगी? टीवी पे होगी, रेडियो पे होगी, या फिर न्यूज़पेपर में होगी, या फिर आजकल तो यूट्यूब पे भी हो सकती है। और जहाँ पे भी ये कमेटी का यही रोल होता है, पीआर टीम होती है, पब्लिक रिलेशंस टीम, जो उस टूर्नामेंट को पब्लिसाइज करती है कि आओ यहाँ पे हमारा ये टूर्नामेंट हो रहा है, इसको देखो। आपको आईपीएल होता है, कहाँ से पता चलता है? टीवी से पता चलता है ना, कि अब आईपीएल एड से पता चलता है, यूट्यूब से पता चलता है, इंस्टाग्राम से पता चलता है। सो बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी क्या करती है? जो एडवांस में ही देखती है कि कैसे जो है वो ऑफिशियल्स जो हैं और जो प्लेयर्स हैं वो कहाँ पे रहेंगे, कैसे उनका रहने का अरेंजमेंट होगा, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। उनकी अकोमोडेशन का अरेंजमेंट कराना, उनके रहने का, होटल्स में रहेंगे, स्कूल्स में रहेंगे, कहाँ पे रहा जाएगा, वो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी, जहाँ पे प्लेयर्स रहेंगे वहां से उनको ग्राउंड तक या कोर्ट तक या रिंग तक, अकॉर्डिंग टू द गेम, कहाँ पे लेके जाना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट कमेटी। उनका डिपार्चर और अराइवल सब कुछ ध्यान में रखना, अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द टीम। रिसेप्शन कमेटी क्या करती है? इनविटेशन सेंड करती है ऑन द डे ऑफ फंक्शन टू द गेस्ट एंड रिसीव बाय द रिसेप्शन कमेटी। इनविटेशन, चीफ गेस्ट कौन होगा, उनको इनविटेशन ऐसे तो नहीं आ जाएंगे चीफ गेस्ट, उनको इनविटेशन सेंड करना पड़ेगा। उनको कैसे उनका रिसेप्शन होगा, कैसे जो है वो ओपनिंग सेरेमनी होगी, कैसे एंडिंग सेरेमनी होगी, वो सारा मतलब ध्यान कौन रखती है? रिसेप्शन कमेटी। सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी क्या करती है? डेकोरेशन ऑफ द पंडाल, जहाँ पे ग्राउंड या पंडाल, जहाँ पे भी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है वहां पे ध्यान रखना कैसी डेकोरेशन होगी। किसके लिए होती है डेकोरेशन? चीफ गेस्ट के लिए, परेड के लिए, प्लेयर्स के परेड के लिए, वो सारी डेकोरेशन कैसी होगी, और कैसे उनके जो है वो सेरेमनी को हेल्ड किया जाएगा। पहले पिजन्स को हवा में उड़ाया जाएगा, बलून्स उड़ाए जाएंगे, देन सारी टीम्स अपने लोगोज लेके मार्च पास करेंगी। ये सारा रोल कौन प्ले करता है? सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी। देन प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट कमेटी। अब टूर्नामेंट हो रहा है तो प्राइजेस तो मिलेंगे, जो नए विनर्स होंगे उनको प्राइजेस मिलेंगे, और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको क्या मिलेंगे? सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। उसका भी ध्यान कौन रखता है? द प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी ध्यान रखती है प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड, जहाँ पे टूर्नामेंट होना है। वो पिच भी हो सकती है, क्रिकेट का मैच है तो, और वो टेबल टेनिस है तो टेबल भी हो सकता है, वो फिर लॉन टेनिस है तो कोई खो खो या कुछ ऐसे है तो उसके लिए उसके कोर्ट्स हो सकते हैं, या फिर बॉक्सिंग है तो रिंग हो सकता है, रेसलिंग है तो भी उसके ग्राउंड, उसका ध्यान रखती है। रिफ्रेशमेंट कमेटी, अब प्लेयर्स आएंगे खेलेंगे तो उनको कुछ खाना पीना तो चाहिए। रिफ्रेशमेंट फॉर द चीफ गेस्ट, फॉर द ऑफिशियल्स, फॉर द गेस्ट, फॉर द स्पेशली फॉर द प्लेयर्स, उसका ध्यान कौन रखती है? रिफ्रेशमेंट कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी, अगर किसी को चोट लग गई या किसी को किसी अभी डॉक्टर नहीं आ पाया तो सबसे पहले इन ग्राउंड ही जो है वो कौन फर्स्ट एड देगा? फर्स्ट एड कमेटी ऑलवेज प्रेजेंट होती है वो टूर्नामेंट में। अनाउंसमेंट कमेटी क्या करती है? उसमें 2 and 3 अनाउंसर्स होते हैं जो हमेशा अनाउंस करते हैं विद फ्यू असिस्टेंट, सो दैट अनाउंसमेंट कैन बी मेड प्रॉपरली। कि अनाउंस होगा ना कि पहले आ जाओ, अब दिस स्कूल वर्सेस दिस स्कूल, अगर आप जोनल में जाते होगे तो आपको पता होगा, वहाँ अनाउंसमेंट होती है, सारे लोग ग्राउंड में बैठे रहते हैं, दिस स्कूल वर्सेस दिस स्कूल। अगर तो दोनों स्कूल्स फटाफट आ जाते हैं उनका मैच हो जाता है, अगर कोई प्रेजेंट नहीं होता तो उसको वॉकआउट मिल जाता है, तो दूसरी टीम को विनर घोषित कर दिया जाता है कि अनाउंस्ड एज अ विनर। सो कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें मार्शल्स, ट्रैक ऑफिशियल्स, रेफरीज, टाइम कीपर्स, बहुत सारे जितने ऑफिशियल्स होते हैं, मार्शल्स,
ट्रैक ऑफिशियल्स, रेफरीज, टाइम कीपर्स, उनको सिलेक्ट किया जाता है इन केस ऑफ गेम एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी गेम है और जो उसकी रिक्वायरमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी 14th कमेटी, दैट इज योर एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी। एंट्रीज, सबसे पहले किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या भेजनी पड़ती है? एंट्री भेजनी पड़ती है। उसकी थोड़ी सी फीस होती है। सपोज कोई स्विमिंग कंपटीशन है, आपने वहां जाना है, आपने पार्टिसिपेट करना है, 100 रुपीज इज द फीस, तो यू विल गेट द एंट्री एंड द प्रोग्राम कमेटी विल डू, ये एंट्रीज लेगी और प्रोग्राम कमेटी जो है अपने प्रोग्राम के बारे में बताएगी एंड गेट इट प्रिंटेड। They are also responsible for preparing the program list and get it printed. Print आपको मिलेगा कि प्रोग्राम कैसे होगा, पहले ये होगा, पहले ये होगा, फिर ये होगा। This is all about the organizing committee for the tournament. Let's come to the next topic. Okay, now you can see we are going to start third topic. First we have done objectives of planning, committees of organizing a sports event. Now in committees की responsibilities क्या होती हैं? Responsibilities of this committee will be pre, during tournament, pre-tournament and post-tournament. टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट होते हुए और टूर्नामेंट के बाद। सो टूर्नामेंट में प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? सबसे पहले तो प्लान शेड्यूल, अरेंज द फैसिलिटीज, मेक बजट, formation of various committees, send information to tournament of the tournament to other teams, arrange meetings of the officials, arrange officiating teams, arrange mementos and certificates, arrange and plan lodging and boarding and plan out transport. ये हो गई प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले क्या होंगी, प्री में क्या आएंगी? लेट्स डू दिस, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ज्यादा नहीं। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होंगी ये बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। अभी टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले प्री करी है हमने। शुड बी सिस्टमैटिक वे, सिस्टमैटिकली होनी चाहिए और जनरली फिजिकल एजुकेशन टीचर को ही परफॉर्म करनी चाहिए। सबसे पहले टू प्लान द शेड्यूल, शेड्यूल को प्लान करना कि डेट्स क्या होंगी, वेन्यू क्या होगा, उन चीज़ों को फाइनलाइज करना कि किस डेट को टूर्नामेंट होगा। शेड्यूल होता है डेट्स, कहाँ पे टूर्नामेंट होगा, ये सारी चीज़ें फाइनलाइज करना। फिर टू अरेंज फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इक्विपमेंट्स एंड प्ले फील्ड्स, कहाँ पे टूर्नामेंट होगा, कहाँ पे प्ले फील्ड, ग्राउंड कौन सी होगी और कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे अकॉर्डिंग टू द गेम। क्रिकेट है तो बैट चाहिए, टेबल टेनिस है तो रैकेट चाहिए, टेबल चाहिए, इन सब चीज़ों को डिसाइड करना प्री टूर्नामेंट को पहले होने से पहले ही। टू मेक द बजट, बजट बनाना और अप्रूवल लेना फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज। आपने ऑफिशियल्स ने बजट बना दिया, पैसे तो हायर अथॉरिटीज ही देंगे ना। अब जोनल है तो जोन ही देगी ना पैसे कि ये बजट बना है, आप हमें टूर्नामेंट कराना है, इतने पैसे दे दो। ये प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर्मेशन ऑफ कमेटी, सारी कमेटीज को फॉर्म करना, ये जो हमने अभी कमेटीज की हैं इन कमेटीज को फॉर्म करना भी प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंड द इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न टीम, जो जो टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं जिस जिस स्कूल की, उनको पहले ही सर्कुलर भेज देना कि अब ये टूर्नामेंट इस वेन्यू पे इस डेट पे होने वाला है, आप आ जाओ। नहीं तो अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं भेजोगे तो लोग कैसे आएंगे। दिस इज ऑल्सो प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन आफ्टर कंफर्मेशन अरेंज मीटिंग्स ऑफ द ऑफिशियल्स फॉर और ड्यूरिंग फिक्चर्स। मैंने आपको बताया ना अभी, जितने भी कमेटीज बनती हैं उनका एक एक मेंबर जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर। किसका होता है? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर होता है। तो हमारी 14 कमेटीज हैं तो 14 मेंबर्स हैं, उनको बुलाना और उनके साथ मीटिंग करवाना। टू अरेंज ऑफिशिएटिंग टीम एंड द अप्रूवल्स फॉर सुपरविजन, ऑफिशिएटिंग टीम बनानी कि कौन टूर्नामेंट को ऑफिशिएट करेगा और उनसे अप्रूवल लेना। एंड टू अरेंज मोमेंटोज एंड सर्टिफिकेट्स फॉर विनर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। मोमेंटोज क्या होते हैं? याद रखने वाले ट्रॉफीज, मेडल्स, ये सारी चीज़ें अरेंज कराना। और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेडल्स एंड दीज सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज और कैन अदर थिंग ऑल्सो। तो उनको वो साइकिल्स अकॉर्डिंग टू द गेम, सर्टिफिकेट्स वगैरह विनर्स को और पार्टिसिपेंट्स को अरेंज कराना। एंड देन 9th रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू अरेंज प्लान लॉजिंग एंड बोर्डिंग प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स।
प्लान बनाना कि उनकी कैसे कहाँ पे रहेंगे जो प्लेयर्स हैं और जो ऑफिशियल्स हैं। तो प्लान आउट ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द टीम भी प्लानिंग करना प्री में, कि बस आएगी यहाँ से 8 बजे प्लेयर्स को लेगी, 9 बजे मैच है तो वेन्यू पे लेके जाएंगे। दीज आर ऑल प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो द सेकेंड इज ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, टू चेक अरेंजमेंट फॉर इनॉग्रल सेरेमनी। ड्यूरिंग मतलब जब टूर्नामेंट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, इनॉग्रेशन होगी ना, उसका उद्घाटन होगा, उसकी स्टार्टिंग होगी, तो उस उद्घाटन की सेरेमनी का अरेंजमेंट करना। टू चेक स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, फील्ड्स एंड कोर्ट्स, चेक करना कि सारे ग्राउंड्स, अगर टीम गेम ग्राउंड वाली है तो ग्राउंड, फील्ड है तो फील्ड, कोर्ट्स हैं तो कोर्ट्स, और अगर इंडोर स्टेडियम है टेबल टेनिस वगैरह के लिए तो एवरीथिंग इज रेडी, ओके और नॉट। एलिजिबिलिटी ऑफ द टीम को चेक करना ड्यूरिंग ही स्पोर्ट्स में, टूर्नामेंट में, कि कोई बच्चा अगर अंडर 14 है, अंडर 14 प्लेयर किसी ने अपनी एंट्री दी है तो क्या वो एलिजिबल है, कैसे चेक करना। उसके टीथ, दांतों को अगर आप काउंट करते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि बच्चा कैडेट है कैटेगरी का है, सब जूनियर कैटेगरी का है, जूनियर कैटेगरी का है, या फिर गर्ल्स कैटेगरी का है, या विमेन कैटेगरी का है। कई बार क्या होते हैं, कई बड़ी एज के बच्चे जो होते हैं वो सब जूनियर में एंट्रीज दे देते हैं, तो फिर तो इनजस्टिस है ना छोटे बच्चों के साथ। तो वो चेक करना कि वो बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, उसका आई कार्ड देखना, उसके मेडिकली उसको देखना, फिजिकली देखना कि दांत काउंट करके कि वो बच्चा रियली में उस एज ग्रुप का है या नहीं है। तो टूर्नामेंट इज एज पर शेड्यूल हो रहा है कि नहीं, सब जगह पे मैचेस चल रहे हैं कि नहीं, ये भी ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुपरविजन करना ऑफिशिएटिंग स्टाफ का कि वो ठीक से काम करने हैं, कहीं बायस तो नहीं है, कोई इनजस्टिस तो नहीं कर रहे किसी के साथ। फिर रिकॉर्ड रखना स्कोर शीट्स का, जिन शीट्स के ऊपर प्रॉपर प्रिपरेशन की गई है, फिक्सचर्स ड्रॉ किए हैं, किसने कितने मैचेस जीते हैं, उन सब स्कोर शीट्स का रिकॉर्ड रखना ड्यूरिंग। अच्छा ये टीम जीत गई, इसका रिकॉर्ड दे दो, एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस टीम भी होती है। फिर रिफ्रेशमेंट्स देना टीम्स को, बीच में मैच चल रहा है बीच में रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड करना या लास्ट में प्रोवाइड करना टीम को। अनाउंसमेंट करना प्रोग्रेस की टूर्नामेंट की, कि अब क्वार्टर फाइनल हो गया, अब सेमीफाइनल होने वाला, अब ये टीम विनर है, ये टीम्स लीग के मैचेस में इतने मैचेस जीत गई है, सब चीज़ का अनाउंसमेंट करना। फर्स्ट एड देना प्लेयर्स को अगर इन केस ऑफ टीम के मैच के दौरान ही किसी को इंजरी हो गई है तो। एंड टू प्रोवाइड डेली प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट टू द मीडिया, अगर कोई हाई लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है तो मीडिया को सारी इन्फॉर्मेशन देना कि अब कर्नाटका की टीम का दिल्ली की टीम के साथ मैच हुआ था तो दिल्ली की टीम जीत गई है, इस प्लेयर ने इतने मैचेस जीते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन देना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्यूरिंग टूर्नामेंट टीम। Then last but not the least, third is post tournament responsibilities. जब टूर्नामेंट हो रहे हैं तब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गए, ड्यूरिंग हो गए, अब टूर्नामेंट खत्म हो गया है, उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज टूर्नामेंट सारे खत्म हो गए, विनर्स अनाउंस करने हैं, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का अरेंजमेंट करना। फिर सेकंड, प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स देना टू द विनर्स, कैन बी कैश मनी, कैन बी ट्रॉफीज, कैन बी मेडल्स, कैन बी एनीथिंग। टू प्रोवाइड रिजल्ट्स एंड अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू मीडिया, मीडिया को इन्फॉर्मेशन देना, ये पोस्ट टूर्नामेंट है। सिक्योरिटी रिफंड करना टू द टीम्स इफ एनी, अगर कोई टूर्नामेंट के दौरान पहले ही सिक्योरिटी लेता है किसी से, जैसे कि 100 रुपीज़ एंट्री है और 500 रुपीज़ सिक्योरिटी है, तो वो 500 रुपीज़ जो है वो टूर्नामेंट के बाद आपको वापस मिल जाते हैं। वैसे बहुत कम होता है, लेकिन अगर कोई करता है तो उसके वो पैसे रिफंड करना। पेमेंट टू द ऑफिशियल्स, जिन्होंने ऑफिशिएटिंग की है, रेफरीज हैं, जो कोचेज हैं, उनको सबको उनके पैसों की पेमेंट करना। और रिपोर्ट करना रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द टूर्नामेंट, फाइनेंस कमेटी को बताना कि इतना खर्चा हो गया है टूर्नामेंट के दौरान। प्रेजेंट मोमेंटोज, चीफ गेस्ट जो आएंगे क्लोजिंग सेरेमनी में, क्लोजिंग सेरेमनी भी होती है, ओपनिंग सेरेमनी भी होती है, उनको मोमेंटोज देना गेस्ट ऑफ ऑनर का। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है पर कोई बात नहीं। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टूर्नामेंट्स ये कैसे होते हैं, 3 तरह के होते हैं, नॉकआउट, लीग, राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशन।
तो नॉकआउट, लीग और राउंड रॉबिन और कॉम्बिनेशन ये पहले हम पढ़ेंगे, फिर इनके फिक्सचर्स ड्रॉ करेंगे। सो द थर्ड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट्स के टाइप्स कौन से होते हैं बेटा? तो टाइप होते हैं, देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, जिसमें कि नॉकआउट और सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, देन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स एंड चैलेंज टूर्नामेंट्स होंगे। तो इसी में ही नॉकआउट और ये देखो, नॉकआउट और सिंगल एलिमिनेशन, लीग और राउंड रॉबिन, कॉम्बिनेशन एंड चैलेंज। नॉकआउट में क्या होंगे? सिंगल नॉकआउट और सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड, डबल नॉकआउट और डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। लीग राउंड रॉबिन में क्या होगा? सिंगल लीग हो सकती है, डबल लीग हो सकती है। डबल लीग में क्या होगा? साइक्लिक, स्टेयरकेस, टेबुलर। टेबुलर आपके सिलेबस में नहीं है, साइक्लिक और स्टेयरकेस आपके सिलेबस में है। और नॉकआउट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में कॉम्बिनेशन होगा, नॉकआउट कम नॉकआउट का हो सकता है, नॉकआउट कम लीग का हो सकता है, लीग कम नॉकआउट का हो सकता है, लीग कम लीग का हो सकता है। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। चैलेंज टूर्नामेंट्स में लैडर टूर्नामेंट, पिरामिड टूर्नामेंट, कॉबवेब टूर्नामेंट, ये भी आपके सिलेबस में चैलेंज टूर्नामेंट भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टूर्नामेंट, नॉकआउट और सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ओके, सो द नॉकआउट टूर्नामेंट, पहले टूर्नामेंट्स की इंपॉर्टेंस कर लेते हैं हम कि टूर्नामेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। टूर्नामेंट कैन बी जोनल, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, किसी लेवल पे भी टूर्नामेंट्स हो सकते हैं। ये है कॉम्पिटिशन बिटवीन वेरियस टीम्स प्लेइंग अ पर्टिकुलर गेम अकॉर्डिंग टू द फिक्स शेड्यूल इन विच फाइनली वन टीम कम्स एज अ विनर एंड रेस्ट पार्टिसिपेटिंग टीम्स लूज द मैच। टूर्नामेंट होता क्या है? जो वेरियस टीम्स प्लेइंग के बीच में, खेलने वाली टीम्स के बीच में होता है, एक फिक्स शेड्यूल के साथ होता है और फाइनली एक टीम जीतती है और बाकी टीम जो होती है वो हार जाती है मैच में। अब इन मैचेस की इंपॉर्टेंस क्या है टूर्नामेंट्स की? डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, इससे हमारे स्पोर्ट्स स्किल्स जो हैं वो बढ़ते हैं। कैसे स्पोर्ट्स स्किल्स बढ़ते हैं हमारे? जो कि प्लेयर्स एक्वायर एफिशिएंसी इन स्किल्स एंड दस दे शो इम्प्रूवमेंट इन द गेम। इसमें एफिशिएंसी बढ़ती है प्लेयर्स की, बच्चे और ज़्यादा स्किल्स को लर्न करते हैं, सीखते हैं और उससे क्या होता है? उनकी इम्प्रूवमेंट होती है गेम में, गेम जो होती है वो इम्प्रूव होती है। ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंस है टूर्नामेंट का। हेल्प इन पॉपुलराइजेशन ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट करवाने से क्या होता है? किसी टूर्नामेंट को पब्लिसिटी मिलती है, न्यूज़ स्पोर्ट ऑर्गेनाइज्ड होती है, स्पेक्टेटर्स आते हैं, देखने वाले आते हैं, तो इंटरेस्ट जनरेट होता है जिससे भी कोई टूर्नामेंट जो होता है वो पॉपुलराइज होता है, फेमस हो जाता है। सो हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स, टूर्नामेंट से हमें अच्छे अच्छे प्लेयर्स के बारे में पता चलता है। अलग अलग टूर्नामेंट्स में हम अब धोनी को अलग अलग टूर्नामेंट्स में खेलते हुए देखते थे लोग, तो क्या होता था? लोगों ने उनको देखा और उनसे सिलेक्ट करके हमें एक बहुत अच्छा प्लेयर मिला। तो ये टूर्नामेंट सिलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी एंड पीस, आपस में जो प्लेयर्स होते हैं वो इंटरनेशनली, नेशनली फ्रेटर्निटी बढ़ती, ब्रदरहुड बढ़ता है, लोग एक दूसरे को मिलते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन को इंक्रीज करते हैं। ये एक बेस्ट मीन है इंटरनेशनल पीस एंड यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जिससे कि हम एक प्लेयर्स दूसरी कंट्री का कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, उसके बारे में जानते हैं। इंटरनेशनली, नेशनली हम पंजाब वाले जब साउथ में जाते हैं खेलने, साउथ वाले ईस्ट में जाते हैं, वेस्ट में आते हैं, तो एक दूसरे के कल्चर को हम जानते हैं, इनहांस होता है और हमारा ब्रदरहुड बढ़ता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़, हमारी जो सोशल क्वालिटीज़ हैं वो बढ़ती हैं। सोशल क्वालिटीज़ लाइक टॉलरेंस, सिंपथी, कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, जिसको फ्रेटर्निटी भी बोलते हैं, ब्रदरहुड एंड डिसिप्लिन, हम ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बनते हैं। हमें पता चलता है कि कैसे सुबह उठना है, पहले जॉगिंग करनी है, एक्सरसाइज जानी है, कोई हार गया उसके लिए सिंपथी होती है, एक अपनी हार को अपने हार को टॉलरेट करना आता है, एक दूसरे में कोऑपरेट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ टूर्नामेंट। So let's start the tournaments. First we are going to start with knockout or single elimination tournament. So knockout, so there are various types of tournaments.
फर्स्ट इज नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? इस टूर्नामेंट में टीम वंस डिफीटेड गेट एलिमिनेटेड। जो टीम सबसे पहले हार जाती है, फर्स्ट मैच ही जिसने हारा, नॉकआउट मीन बस एक चांस मिला, हार गए, बाहर। ओनली द विनर कंटिन्यू इन द कॉम्पिटिशन। जो जीतेगा वही कंटिन्यू करेगा। ये बहुत फास्ट मेथड है टू नो द विनर टीम इन द टूर्नामेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 4 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट, विनर इज डिक्लेयर्ड इन दिस वे। ए का बी के साथ मैच हुआ, सी का डी के साथ मैच हुआ, तो ए बी में से ए जीती और सी डी में से डी जीती। दोनों का मैच हुआ ए और डी का, और ए जो है वो विनर डिक्लेयर हो गया। बहुत ही जल्दी जल्दी होता है और इसमें सेकंड चांस नहीं मिलता। सपोज करो आज बी का दिन खराब था लेकिन टीम अच्छी है, लेकिन ए ने उसको हरा दिया, तो बी विल नॉट गेट द सेकंड चांस एंड द ए विल गो टू फॉर द सेमीफाइनल। फाइनल नॉट, दिस इज कॉल्ड लाइक अ सेमीफाइनल। आपस में मैच हुआ, हारे, बाहर। कोई लीग में जैसे होता है आपको अलग अलग चांसेस मिलते हैं, इसमें कोई चांस नहीं मिलता। सो टाइप ऑफ नॉकआउट क्या है? सिंगल नॉकआउट है और कंसोलेशन टूर्नामेंट है। सिंगल नॉकआउट में क्या होगा? इसमें एवरी टीम लूजिंग वंस इज एलिमिनेटेड। जो एक बार हारा वो बाहर हो गया। नो सेकंड चांस इज गिवन। नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड आर सर्कुलेटेड यूजिंग N1। नंबर ऑफ टीम्स 1। गुड टीम वंस लॉस्ट कैन नॉट मेक अ कमबैक। अगर कोई अच्छी टीम, आज वो तबीयत ठीक नहीं थी किसी बच्चे की, वो अच्छा प्लेयर है लेकिन उसने मैच खेला, वो हार गया, तो वो जो है उसको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। हाँ, बट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि दिस इज अ वेरी लेस एक्सपेंसिव मेथड। बहुत ही सस्ता मेथड है, फटाफट मैच कराए, फटाफट खत्म, नो सेकंड चांस। सो कंसोलेशन टूर्नामेंट ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जब सारी टीम्स में लीग टूर्नामेंट्स हो जाते हैं, लास्ट में 4 प्लेयर्स बचते हैं जिनको कंसोलेशन प्राइज मिलना होता है, तो उस कंसोलेशन प्राइज के लिए उसकी ऐसे टूर्नामेंट्स जो है वो ज़्यादातर करवाए जाते हैं। डिफीटेड टीम्स प्ले अगेन एंड शो देयर स्किल परफॉर्मेंस टू विन द सब्सिडियरी ऑनर्स। मतलब उनको एक कंसोलेशन, शाबाशी वाला प्राइज दिया जाए। तो इसमें इस तरह के टूर्नामेंट में इसको नॉकआउट को यूज़ किया जाता है। इसमें भी कंसोलेशन में भी टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 कंसोलेशन क्या होता है? that they were teams that were defeated in the first match play among themselves in consolation। वो आपस में ही जीते खेलेंगे। सपोज इसमें से लूजर टीम्स कौन सी हैं? डी इज द लूजर एंड सी इज द लूजर। तो बी और सी के बीच में कंसोलेशन टूर्नामेंट कराया जाएगा। जो जीत जाएगा उसको सेकंड चांस मिलेगा। फिर उसको क्या मिलेगा? सपोज सी जीत गई तो सी को क्या मिलेगा? कंसोलेशन प्राइज मिलेगा। ठीक है। तो टाइप 2 में क्या होता है? एवरी लूजर ऑफ द रेगुलर राउंड इज गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन कंसोलेशन राउंड टू विन द सब्सिडियरी ऑनर। कई बार क्या होता है ना, लीग बनाई जाती है, 1 2 3 4 लीग। चारों लीग्स के जो लूजिंग टीम्स होती हैं, लूजर टीम्स होती हैं, उनके बीच में भी ये जो है वो करवाया जाता है। कई बार एक ही लीग में एक ही टीम, ऐसे में ही जैसे BC का मैच हुआ है वैसे होता है। कई बार हर लीग में से मैच तो प्लेयर्स को निकाल के मैच कराया जाता है। सो डबल नॉकआउट क्या होता है? दिस टूर्नामेंट इज एक्सटेंशन ऑफ कंसोलेशन टूर्नामेंट। टाइप 2, the winner of the regular tournament will have to play with the consolation winner to decide the true winner। जो असली विनर होता है उसको कंसोलेशन विनर के साथ मैच खेलना पड़ता है। अब इसका विनर कौन है? ए, और कंसोलेशन का विनर कौन है? सी। सी जो है ए को चैलेंज करता है कि तू मेरे साथ मैच खेल। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। अब इसमें भी ए को सी को हराना पड़ेगा क्योंकि सी ने ए को चैलेंज किया है। तो एवरी टीम लूजिंग ट्वाइस एक्सेप्ट द विनर इज एलिमिनेटेड। एवरी लूजिंग टीम गेट अ सेकेंड चांस। नंबर ऑफ मैचेस इज 2n n मतलब नंबर ऑफ मैचेस। गुड टीम वंस लॉस कैन मेक अ कमबैक। इट इज एक्सपेंसिव। बार बार वो मैच कराना एक ट्रॉमेटिक भी तो है। ए इज अ विनर, अब उसने सी ने उसको चैलेंज कर दिया, दोबारा से मैच कराना इज ऑल्सो अ एक्सपेंसिव मेथड। अब एडवांटेजेस क्या नॉकआउट के? These are less expensive, can be finished in less time। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि बहुत लेस एक्सपेंसिव है और जल्दी खत्म हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ गेम इम्प्रूव्स। गेम का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है एज एवरी टीम हैज टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल। नॉकआउट है, अगर तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया तो तुम बाहर जाओगे। तो इससे क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ गेम बढ़ता है। नीड ऑफ लेस ऑफिशिएटिंग स्टाफ। 5 ही तो मैच है। सपोज 8 भी टीम्स हैं तो 4 मैचेस हैं
चार मैचेस में से 2 सेमीफाइनल, 8 क्वार्टर फाइनल्स, 8 टीम्स मैच में है, 4 क्वार्टर फाइनल्स, 2 सेमीफाइनल्स एंड 1 फाइनल। तो कम ऑफिशिएटिंग स्टाफ भी चाहिए होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है नॉकआउट की, कि देयर में बी मेनी चांसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द गुड टीम्स। गुड टीम कई बार हार जाती है और डरने, फियर ऑफ डिफीट, डरने, हार जाने के डर से कई बार गुड टीम जो है वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस होके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। इंटरेस्ट इन टूर्नामेंट लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि व्हेन समटाइम्स गुड टीम्स आर एलिमिनेटेड तो लोग मैच नहीं देखते। सपोज करो इंडिया पाकिस्तान का मैच है और इंडिया फर्स्ट टाइम में हार गई, तो आपका इंटरेस्ट होगा? 140 करोड़ की पॉपुलेशन आगे मैचेस देखेगी अगर वो नॉकआउट सिस्टम पे हो? नहीं। एक होप होती है ना, कोई बात नहीं, अभी हार गए, अभी हो सकता है लीग के अगले मैच में इंडिया जीत जाए, अभी इंडिया है तो अभी हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे। ये फायदा होता है नॉकआउट का। लेकिन अगर नॉकआउट ये लॉस है, अगर नॉकआउट हो तो फिर अच्छी टीम एलिमिनेट हो जाए तो लोग, स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट खो जाता है और वो मैच नहीं देखते। सो द सेकेंड इज लीग और राउंड रॉबिन। देखो बेटा, लीग को राउंड रॉबिन भी बोलते हैं। राउंड रॉबिन मीन सबका सबके साथ मैच। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 6 टीम्स, 1 2 3 4 5 6, तो 6 की 6 एक दूसरे से खेलेंगी। 1 का 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी, 6 से भी मैच होगा। 2 का 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से, सब सबके साथ मैचेस खेलेंगी, पॉइंट्स मिलेंगे। और जो चीज़ आगे एक्सप्लेन, आई एम एक्सप्लेनिंग इन फर्दर chapter. In league tournament, all teams are treated as par. One team has to play with all the other teams, all that, irrespective of victory or defeat. चाहे आप जीतो हारो, आपको सबके साथ खेलना ही है। It can be called the best type of tournament because it provides every team with opportunity to show its best performance. It is also known as Berger system, after Mr. Johann Berger, who first thought about the idea of league tournament. Very important, you have to learn this. League or round robin is also known as Berger system according to Mr. Johann Berger, who has first invented this idea. So types कौन से हैं लीग के? सिंगल लीग, डबल लीग। सिंगल लीग में क्या होता है? In this type of tournament, every other team has to play with each other. So the total number of matches are determined according to the use of formula of n-1/2. कैसे? 6 teams है suppose, 6 - 1/2, तो क्या होगा? 6 में से 1 माइनस करो, 5 है ना, 30/2, that means 15 matches. How many matches? 15 matches. So example, if 8 teams are taking part on a match to be played, n-1 मतलब 8, 8 - 1, 7, 8 7s are 56, 56/2 कट किया 28 मैचेस। अंडरस्टूड? एनी डाउट? नो। डबल लीग टूर्नामेंट क्या होता है? डबल लीग टूर्नामेंट में एवरी टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम ट्वाइस. The number of matches is determined by using the formula n-1, where n refers to the total number of team. For example, there are 9 teams. तो मतलब अपॉन 2 नहीं है, बाकी सब वैसे ही है। तो अगर सपोज करो देर आर 9 टीम्स, 9 9 - 1, तो 9 - 1 इज 8, 9 8 are 72, तो 72 मैचेस विल बी हेल्ड। कहाँ पे? अगर ये सपोज करो सिंगल लीग होता तो 72/2 होता, तो क्या होता? 36 मैचेस होते। और कहाँ पे? अगर डबल लीग है तो 72 मैचेस हो रहे हैं। अंडरस्टूड? सो एडवांटेजेस क्या है लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की? इट डिसाइड्स द रियल स्ट्रॉन्ग टीम एज अ विनर। देन ग्रेटर नंबर ऑफ मैचेस आर प्लेड। ऑब्वियसली बहुत सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे। किसके कंपैरेटिवली? नॉकआउट के कंपैरेटिवली। एवरी टीम गेट्स द रैंक अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी। अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग रैंक मिलेगा। टीम नीड नॉट टू वेट फॉर द विनर ऑफ द राउंड फॉर प्लेइंग अ मैच, as it is not a knockout tournament. Every team get the equal chance to show their capability and numerous chances, बहुत सारे chances. 6 teams हैं तो 6 chances you will get
ऑडियंस गेट लॉट ऑफ गुड चांसेस टू वॉच मैनी मैचेस। इंटरेस्ट बना रहेगा ऑडियंस का, आपकी टूर्नामेंट सक्सेसफुल होगा और आपको आपके स्पॉन्सर्स भी डीमोरलाइज्ड होपलेस नहीं होंगे और आपके प्लेयर्स भी और टीम्स भी होपलेस नहीं होंगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट, इट इज़ अ वेरी लेंथी process, large quantity of resources required, large number of time is required, large number of officials are required. No, if in this method no team is seeded or can be given any chance to strong or out, कोई seeding नहीं मिलती, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है, ऑफिशिएटिंग ज़्यादा लगती है, पैसा ज़्यादा लगता है, एक्सपेंसिव है। कितने महीने चलता है IPL, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। Teams that get defeated often will lose interest in the game and their particular match, and boring for the participants, spectators, and even the officials. That I have already told you. Then third is combination tournament. Combination tournament क्या है? Knockout कम knockout, league कम league. पहले knockout होता है, फिर knockout होता है, league होता है, फिर league होता है। knockout कम league भी हो सकता है मिक्सचर में, और league कम knockout भी हो सकता है। तो इसमें कॉम्बिनेशन में ये सारे आएंगे। नॉकआउट कम नॉकआउट, मतलब पहले नॉकआउट हुआ जोन ए का, फिर जोन बी का, फिर जोन सी का मैच हुआ, फिर जोन डी का हुआ। चारों के विनर निकाल लो। 4 जोन्स में हमने डिवाइड कर दिए, जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी। विनर ऑफ जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी। विनर 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 चारों के आ गए। चारों के विनर्स जो है इंटर स्कूल जोनर टूर्नामेंट जो है वो खेलेंगे। अब जोन 23 में से ये जीत गया, जोन 24 में से ये जीत गया, जोन 25 में से ये जोन 26 में, लेकिन वो अपने जोन का विनर है, अभी वो जोनल विनर नहीं है, मतलब वो अभी विनर नहीं आया। अब उनके आपस में मैच होंगे तो क्या आएगा? एक विनर आएगा। सो दैट इज कॉल्ड नॉकआउट कम नॉकआउट। ये नॉकआउट जोन्स के बीच में हुआ, फिर अब लीग कम लीग क्या होगा? ग्रुप और जोनल ऑन द बेसिस ऑफ लीग। एक लीग बनी, लीग का विनर, सेकंड लीग का विनर, थर्ड लीग का विनर, फोर्थ लीग का विनर। चारों के विनर्स जो होंगे फिर वो आपस में खेलेंगे। ए का मैच बी से भी होगा, ए का मैच सी से भी होगा, ए का मैच डी से भी होगा, बी का मैच सी से भी होगा, बी का मैच डी से भी होगा। जैसे कि स्टेयर केस होता है, सपोज 1 2 3 4 टीम्स हैं, ठीक है। 1 का मैच 2 से भी हो, 1 का मैच 2 से, 1 का मैच 3 से, 1 का मैच 4 से। उसके बाद 1 का मैच 2 का मैच 3 से, 2 का मैच 4 से, 3 का मैच 4 से। अब सबके मैच सबसे हो गए, 1 का 2 से, 1 का 3 से और 1 का 4 से। ऐसे इस तरीके से भी मैचेस जो है होंगे लीग कम लीग में। नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट कम लीग क्या होता है? पहले नॉकआउट होगा, फिर जो विनर्स आएंगे उनकी लीग होगी। पहले नॉकआउट हो जाएगा, 1 का 2 से, 3 का 4 से, विनर आ गया जोन ए का। फिर जोन बी में अगले मैच में जाके पहले उनका लीग नॉकआउट हो गया, फिर उन्हीं के बीच में लीग होगा कि सबका मैच सबके साथ होगा, सबका मैच सबके। 1 का 2 से भी होगा, 1 का 3 से भी होगा, 1 का 4 से भी होगा, 2 का 1 से भी होगा, 2 का 3 से भी होगा, 2 का 4 से भी होगा, तो विनर निकलेगा। पहले नॉकआउट करा दिया, फिर उनका विनर्स का जो है वो लीग करवा दिया। देन लीग कम नॉकआउट। लीग कम नॉकआउट में क्या होगा? ग्रुप और जोनल टूर्नामेंट ऑन द लीग बेसिस। पहले लीग में मैचेस हो गए सबके, उसके बाद जो विनर्स आए उनके मैचेस नॉकआउट बेसिस पे हो गए। दैट इज कॉल्ड लीग पहले और फिर विनर्स के बीच में नॉकआउट। दैट इज कॉल्ड लीग कम नॉकआउट। अब इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ वी विल डू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान देना। प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर्स ऑन नॉकआउट एंड लीग सिस्टम। नॉकआउट में बाय सीडिंग, लीग में स्टेयरकेस, साइक्लिक, ये सब करेंगे हम। नॉकआउट का फिक्सचर पहले देखेंगे कैसा है। अगर हम 11 टीम्स का नॉकआउट फिक्सचर बनाते हैं तो आपको अगर पेपर में आता है तो सबसे पहले ये चीज़ें लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स लेंगे हम 11। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ,
ये देखो पहले 11 लिख लेंगे हम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें हम पहले हमें निकालना है अपर हाफ, फिर हमने निकालना है लोअर हाफ। अपर हाफ का फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1/2। अब 11 प्लस 1/2, 11 टीम्स हैं तो 11 टीम्स में 11 प्लस 2, 12/2 तो काटेंगे तो क्या आएगा 6, मतलब अपर हाफ में 6 टीम्स होंगे। नंबर ऑफ टीम्स इन द लोअर हाफ n माइनस 1/2 मतलब 10/2। तो लोअर हाफ में कितनी टीम्स आएंगी 5। ये हमने करना है पहले कैलकुलेशन, फिर फिक्सचर्स ड्रॉ करने हैं। नाउ टोटल नंबर ऑफ बाइज कितनी होंगी, 11 टीम्स हैं तो हमने उसकी पावर रेज करनी है जिसके अंदर वो आ जाए। सपोज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 तो 16 आएगा। यहाँ 8 में से तो 11 माइनस नहीं हो सकते तो 16 में से 11 माइनस होंगे तो 2 रेज टू पावर 4 लेंगे तो 16 माइनस 11 करेंगे तो हमें 5 बाइज मिल जाएंगे। ऐसे हम बाय निकालते हैं। बाय क्या होती है, कोई अच्छी टीम्स जो होती हैं, गुड टीम्स जो होती हैं, उनको पहले राउंड में ही हम बाय दे देते हैं ताकि उनको ज़्यादा हरास ना, मतलब मुश्किल ना आए, प्रॉब्लम ना आए और वो आराम से आके अपने मैचेस खेले जिन्होंने पहले अच्छा परफॉर्म किया होता है। गुड टीम्स, विनर्स जो होती हैं पिछले मैचेस की। नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, अब अपर हाफ में कितनी बाइज देंगे और लोअर हाफ में हम कितनी बाइज देंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपर हाफ और लोअर हाफ की बाइज के लिए सबसे पहले n, इसका फॉर्मूला होगा nb माइनस 1/2। तो nb मतलब नंबर ऑफ बाइज। नंबर ऑफ बाइज कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ हम लेंगे nb माइनस 1/2, ये इसका फॉर्मूला होगा nb माइनस। तो अपर हाफ की बाइज कितनी निकली है हमारे पास, अपर हाफ में हमारे पास बाइज निकली हैं 5 बाइज निकली है ना हमारी टोटल। तो 5 माइनस 1/2 4/2, तो ऊपर कितनी बाइज आएंगी 2 बाइज आएंगी। तो लोअर हाफ में क्या आएगा nb, नंबर ऑफ बाइज कितनी है 5 प्लस 1/2 तो 6/2, तो लोअर हाफ में आएंगी 3 बाइज आएंगी। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, राउंड्स कितने निकले थे 4 राउंड्स। ये जितना होता है ना 11 है जैसे, तो 11 को हमने 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 के अंदर आ रहा है 11 तो वहां रुक जाना है। दैट मीन्स हमारा क्या है 4 राउंड्स है। सपोज करो हमारे पास 15 टीम्स है, नहीं 18 टीम्स है, तो तब हम क्या लेंगे 18 टीम्स के लिए राउंड्स कितने होंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो तब हम 32 में से 18 को माइनस करेंगे अगर हमने 32 टीम्स लिए हैं, तो मतलब हायर वैल्यू लेनी है। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने निकलेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू, मतलब n मतलब 11 मैचेस, 11 टीम्स का फिक्सचर बनाने जा रहे हैं। 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 मैचेस। अब बाइज, सबसे पहले हमने क्या देनी है बाय देनी है। तो कितनी बाय निकली थी हमारे पास अपर हाफ के लिए 2 बाइज और लोअर हाफ के लिए कितनी निकली थी 3 बाइज निकली थी, है ना, 3 बाइज फॉर द लोअर हाफ। बाय देने का भी एक सिस्टम होता है। फर्स्ट बाय इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। पहली बाय हम किसको देते हैं, ये रूल है बेटा, इसको याद रखना। फर्स्ट बाय इज ऑलवेज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। तो लास्ट टीम कौन सी हमने, हमारी 11 है। सेकेंड बाय इज गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ। फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ को ही सेकेंड बाय दी जाती है। थर्ड बाय इज गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। लोअर हाफ की जो फर्स्ट टीम होती है उसको थर्ड बाय देते हैं। फोर्थ बाय इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, ओके। एंड फिफ्थ बाय, नेक्स्ट बाय और द फिफ्थ बाय विल बी गिवन टू द सेम ऑर्डर इन द डिस्क्राइबिंग ऑर्डर। तो मतलब यही ऑर्डर हमने सारा फॉलो करना है, चाहे आपके पास 8 बाइज हो, 10 बाइज हो, 12 बाइज हो। फर्स्ट ऑलवेज टू, अब लास्ट कौन सी हो जाएगी फिफ्थ बाय के लिए 10, है ना, तो फिफ्थ बाय इसको देते। अगर सिक्स्थ बाय होती तो सेकंड को देते, सेवंथ बाय होती तो एट्थ को देते, एट्थ बाय होती तो 5 को देते। तो फर्स्ट बाय ऑलवेज लास्ट, सेकंड बाय ऑलवेज टू द अपर फर्स्ट, थर्ड बाय टू द लोअर फर्स्ट एंड फोर्थ बाय टू द लास्ट
up of the upper half. This way we will give, and for 11 teams we have 5 buys. ठीक है, तो अब ये टीम्स हो गई फ्री, इनको कोई मैच नहीं खेलना. अब मैचेस होंगे इनके बीच में. ठीक है, तो 2 का मैच 3 के साथ होगा, तो कौन विनर आएगा? 2 का मैच 3 के साथ कर देंगे हम. तो हु विल बी द विनर? सपोज फर्स्ट राउंड में तो बाय है, सेकंड में मैच है, थर्ड में ये भी मैच है, इसका भी मैच है. तो क्या करेंगे हम? इसमें 3 विनर है, इसमें 5 विनर है, इसमें 9 विनर है. अब इसका मैच इसके साथ, इसका मैच इसके साथ, इसका इसके. ये फर्स्ट राउंड था, ये सेकंड राउंड है. अब इसमें कौन विनर आ गया? सपोज 1 का मैच 3 के साथ हुआ तो 1 विनर है, 5 का 6 से हुआ 6 विनर है, 9 का 7 से हुआ तो 7 विनर है, दोनों का आपस में हुआ तो 10 विनर है, 1 का 6 से, 7 का 10 से. दिस विल बी द थर्ड राउंड. तो इसमें 6 विनर है, इसमें 7 विनर है. देन फोर्थ राउंड में क्या होगा? 7 इज द विनर. दिस वे वी विल डू द मेक द फिक्सचर. 7 विल कम एज द विनर विद द 4 राउंड्स. हमने कितने राउंड्स निकाले थे? 4 राउंड्स. समझ आ गया? आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज द साइक्लिक मेथड. नेक्स्ट मेथड इज द, ये नॉकआउट मेथड था, अब साइक्लिक मेथड. साइक्लिक मेथड क्या है? साइक्लिक मेथड में हम 6 टीम्स को लेंगे साइक्लिक मेथड के लिए. अभी और फिक्सचर्स हम ड्रॉ करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. 6 टीम्स लेंगे, साइकिल की तरह घुमाएंगे उनको. इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर टीम्स 6 टीम्स, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, फॉर्मूला n(-1/2), 6(-1), 30/2, 15 मैचेस होंगे. नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे? 5 राउंड्स होंगे. तो ऐसे हम राउंड्स बनाएंगे. राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5. 6 टीम्स हैं. 1 को फिक्स कर देना है हमने, वाहन को साइकिल में हिलाना नहीं है. सारे राउंड्स में सबसे पहले हमने 1 को लिख लेना है, उसके बाद हमने साइकिल चलाना है. कैसे? 2, 3, 4, 5, 6. उसके बाद ये जो 6 है ये डायगनली इधर आ जाएगा. 6 पहले, 2, 3, 4, 5. अब 5 यहाँ है तो 5 पहले, 5, 6, 2, 3, 4. फिर 3, फिर उसके बाद ये 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 4, 5, 6, 2, 3. उसके बाद 3 यहाँ है तो 3 यहाँ पे, 3, 4, 5, 6, 2. अगर आप देखोगे तो सबके मैचेस सबके साथ हो गए. 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ. दिख गया? दिस इज द साइक्लिक मेथड. प्रैक्टिस करोगे आएगा बेटा. चाहे वो 8 टीम्स हो, चाहे वो कितनी 10 टीम्स हो, 1 को फिक्स करना है आपने और साइकिल को मूव करना है. देन अगर हमने साइक्लिक मेथड बनाना है 5 टीम्स का, वो तो इवन नंबर टीम्स थे, इवन नंबर ऑफ टीम्स का हो गया. अब ऑड नंबर ऑफ टीम्स में भी तो साइक्लिक मेथड हो सकता है. इवन नंबर ऑफ टीम 6 टीम्स थे तो उनका 1 फिक्स कर दिया था ना हमने. अब ऑड नंबर ऑफ टीम्स में हमने बाय कहाँ फिक्स कर देंगे? जहाँ 1 फिक्स किया था वहां पे हम उसको बाय को फिक्स कर देंगे. वही फॉर्मूला लगा के बाय को फिक्स कर देंगे. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4. 5 इधर आ गया. अब 4 इधर आ गया. 4, 5, 1, 2, 3. अब 3 इधर आ गया. 3, 4, 5, 1, 2. अब 2 इधर आ गया. 2, 3, 4, 5, 1. अब देखो सबको बाय मिल गई. 1 को बाय मिल गई, 2 को बाय मिल गई, 3 को बाय मिल गई, 4 को बाय मिल गई, 5 को भी बाय मिल गई. फॉर एग्जाम्पल देर आर 16 टीम्स. एक बड़ी टीम का भी हम बना के देखते हैं. ये तो हमने अब 6 का साइक्लिक बना लिया, ऑड नंबर ऑफ टीम्स का बना दिया. एक 16 टीम्स का बना के देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ टीम 16 है. n-1/2 करेंगे तो क्या आएगा? 16 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 15/2, 240/2 इज इक्वल टू 120 मैचेस. कितने मैचेस होंगे? 120 मैचेस होंगे. और राउंड्स कितने होंगे? एज यू नो n-1/2 मतलब 15 राउंड्स होंगे इसमें. जैसे यहाँ पे 5 राउंड्स हो रहे थे वैसे ही क्या होंगे? अब 15 राउंड्स होंगे. तो 1 ड्रॉ करते हैं हम 16 टीम्स का साइक्लिक.
साइक्लिक मेथड का। पहले हमने साइक्लिक में क्या ड्रॉ किया था, हमने साइक्लिक में पहले इवन नंबर ऑफ टीम 6 टीम का लिया था, इवन टीम्स। फिर हमने एक ऑड टीम में बाय लेके फिक्सचर ड्रॉ किया। अब हम एक बड़ी टीम ले रहे हैं 16 टीम्स जिसमें 120 मैचेस होंगे। द प्रोसीजर विल बी द सेम। 1 को हमने 15 राउंड्स पहले बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 राउंड्स बना के उसके बाद 1 को हर जगह फिक्स कर देना है और साइकिल को हमने मूव कर देना है। दिस वे यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड यू विल प्रैक्टिस इन योर कॉपी बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। सो मेथड्स कौन से हैं लीग टूर्नामेंट में विनर को डिसाइड करने के? देयर आर 2 मेथड्स, वन इज ब्रिटिश मेथड एंड अदर वन इज अमेरिकन मेथड। लीग टूर्नामेंट में कैसे किसी टूर्नामेंट में विनर डिसाइड होता है? द टीम विच गेट मैक्सिमम पॉइंट्स इन अ टूर्नामेंट इज डिक्लेयर्ड एज अ विनर। फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी गिवन। अगर विनर है तो एक मैच जीतने पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं, ड्रॉ हो जाता है कोई मैच तो 1 पॉइंट मिलता है, और अगर हार जाते हैं तो 0 पॉइंट्स मिलते हैं। इफ टॉप 2 टीम्स हैव इक्वल पॉइंट्स देयर मैच इज हेल्ड अगेन। अगर 2 टीम्स हैं जिनके इक्वल पॉइंट्स हैं उनका मैच दोबारा से कराया जाता है। बट इफ देयर मैच एंड्स इन अ ड्रॉ, द टीम विच हैड वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस, जिस टीम ने ज्यादा मैचेस जीते होते हैं, इज डिक्लेयर्ड एज द विनर। इफ द टाई स्टिल रिमेन्स, द टीम दैट हैज स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स और इज डिक्लेयर्ड एज अ विनर। फिर उनके गोल्स को गिना जाता है। सपोज फुटबॉल मैच है या हॉकी मैच है, उसमें गोल्स गिने जाएंगे। और अगर क्रिकेट मैच है तो फिर रन्स देखे जाएंगे, जिस टीम ने मैक्सिमम रन्स बनाए हैं। तो मैच इज प्लेड अगेन बिटवीन दीज टीम। इफ देयर इज अ ड्रॉ अगेन, द विनर इज डिसाइडेड बाय अ टॉस। अगर उनके गोल्स भी सेम है, उनके रन्स भी सेम है, फिर उनका मैच कराया जाएगा। अगर मैच दोबारा ड्रॉ हो जाता है फिर उसका टॉस कर दिया जाएगा। एंड इन एडिशन टू दिस देयर आर सम मेथड्स ऑल्सो विच कैन डिक्लेयर द विनर। फर्स्ट इज ब्रिटिश मेथड, बहुत बार आया है। अमेरिकन मेथड भी बहुत बार सीबीएसई के एग्जाम में आता है। इन दिस मेथड टोटल पॉइंट्स obtained are divided by the total possible points. For example, if a team has played 10 matches, the tournament and won 6 matches, loses 2 and 2 remains draw, the percentage of point will be, पहले ये देख लेना कितने points है, total points कितने हुए। अगर किसी टीम ने 10 मैचेस खेले हैं तो उसके और 6 जीते हैं तो 6 मतलब हर जीतने वाले को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। 6 2 are 12 पॉइंट्स ये हो गए। और उसके ड्रॉ हुए हैं 2 मैचेस ड्रॉ के 1 पॉइंट मिलते हैं, 1 पॉइंट मिलता है। तो 2 पॉइंट्स उसको मिल गए ड्रॉ के मैचेस के। तो 12 + 2 = 14 पॉइंट्स हो गए उसमें। लेकिन होने के इतने चाहिए थे 20, क्योंकि उसने 10 मैचेस खेले हैं। 10 मैचेस खेलेगा तो 10 × 2 = 20 होने चाहिए। लेकिन उसने जीते कितने हैं? सिर्फ 6 ही तो जीते हैं। तो हर जीतने वाले 2 पॉइंट्स मिले हैं और ड्रॉ के भी 2, तो 14 पॉइंट आ गए। तो परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स कैसे निकलेगी? पॉइंट्स टू बी obtained, तो obtained पॉइंट कितने हैं? 14, और होने कितने चाहिए? 20। 14/20 × 100 आएगा, तो ये कट गया, 2 7s are 14, तो 70 पॉइंट्स जो थे उसको इस टीम को मिले हैं। तो इससे वो विनर बनेगा अपने पॉइंट्स के कैलकुलेट करके। अमेरिकन मेथड में क्या है? परसेंटेज देखी जाती है। मैचेस वन, मैचेस प्लेड इज × 100। मैचेस वन कितने हैं? अगर 10 गेम्स खेले हैं, किसी ने 5 मैच जीते हैं, तो सेम वही, कोई × 2 नहीं किया जाता, वही कैलकुलेशन ली जाती है। 5/10 × 100, तो क्या आएगा? 50 मैचेस जीते हैं तो 50 पॉइंट्स आ गए उसके पास। विद 50 पॉइंट्स द टीम इज अ विनर। So the points will in percentage of team is calculated in this method. It is tied, is considered as counted, and the winner has been declared. So the next point is, the topic is intramural and extramurals meaning, objective and significance. It is also a very good topic. इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल्स क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। वो इंट्राम्यूरल्स क्या होते हैं? जो 2 वर्ड से बना है, इंट्रा एंड म्यूरल। इंट्रा होता है विद इन और म्यूरल्स होता है वॉल। जो विद इन द बाउंड्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन और स्कूल की वॉल के अंदर खेले जाते हैं, इंट्रा अंदर, वो होते हैं इंट्राम्यूरल्स।
These activities are only for the students of schools and institutions and no student of other school can participate in these activities. जो आपके स्कूल की या इंस्टीट्यूशन की बाउंड्री वॉल के अंदर होते हैं, जो कि हाउसेज में हो सकते हैं, स्कूल के आपस में ही, क्लास वाइज हो सकते हैं, विंग वाइज हो सकते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़। इसमें कौन कौन से गेम आते हैं? वॉलीबॉल, हॉकी, स्कूल टीम्स बनाने के लिए या कॉलेज टीम बनाने के लिए, बास्केटबॉल, कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता, ठीक है? बास्केटबॉल, कबड्डी, स्विमिंग, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स, ग्राउंड्स, पूल यू हैव और नॉट इन योर स्कूल और इंस्टीट्यूशन। इसमें मेजर गेम्स ये हैं और माइनर गेम्स में आएंगे। बेटा ये याद रखना, टाइप्स ऑफ गेम्स कौन से होते हैं? मेजर गेम्स, माइनर गेम्स, रिदमिक गेम्स, क्रिएटिव एक्टिविटीज एंड कॉम्बैटिव। माइनर गेम्स खो खो, पोटैटो रेस, सैक रेस, 3-legged रेस, सर्कल गेम एक्सेट्रा। रिदमिक लाइक मार्चिंग, जिम्नास्टिक्स। क्रिएटिव लाइक पेंटिंग, ड्राइंग। कॉम्बैटिव एक्टिविटीज लाइक बॉक्सिंग, जिसमें आप कॉम्बैट करते हो, जिसमें आप बचाव वाली एक्टिविटीज, जूडो, ताइक्वांडो, कराटे, ये हो सकती हैं। इन गेम्स को आप इंट्राम्यूरल जो है या एक्स्ट्राम्यूरल्स करा सकते हो, वो डिपेंड करता है कि वो इंट्रा है या एक्स्ट्रा है। इंट्रा में तो जो विद इन द बाउंड्री ऑफ द वॉल ऑफ द हाउस, स्कूल और इंस्टीट्यूशन होंगे। इसका ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस क्या है इंट्राम्यूरल के? अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट। इसमें मास पार्टिसिपेशन होता है, स्कूल के अंदर सारे बच्चों को चांस दिया जाता है कि पार्टिसिपेट करो, और उसमें से गुड बच्चों को निकाल के इक्वल बेसिस पे उनका मैचेस उनको देख के टीम में उनको सिलेक्ट किया जाता है। मास पार्टिसिपेशन होता है। इसमें से लीडरशिप क्वालिटीज निकलते हैं, बच्चों को अपनी हार को एक्सेप्ट करना आता है, स्पोर्ट्समैनशिप को डेवलप करना आता है, सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं, जिसमें कि आप अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग हाउसेस के, स्कूल के अंदर ही बच्चों के बारे में जानते हो। क्लास में बैठे बैठे तो पता नहीं चलता ना, बाहर आते हो, एक्टिविटीज खेलते हो, पता चलता है ये हमारे हाउस कैप्टन है, हमारे सीनियर्स है, ये हमारी जूनियर टीम है। सेल्फ स्टीम बढ़ती है, हेल्दी रिक्रिएशन मिलता है, वैरायटी ऑफ गेम्स और स्किल्स सीखने को मिलते हैं, फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ती है, आप दूसरे बच्चों के बारे में जानते हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स मिलते हैं, आपको एक टैलेंटेड बच्चे मिलते हैं अपने स्कूल के अंदर से, जो आपकी टीम को आगे जोनल, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल लेवल में आप प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्स्ट्रा म्यूरल्स क्या होते हैं? जो आउटसाइड द बाउंड्रीज, मतलब डिराइव फ्रॉम अगेन लैटिन वर्ड्स एक्स्ट्रा एंड म्यूरल्स। म्यूरल्स तो याद कर लो कि वॉल होता है, एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड। तो ये क्या होते हैं? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द स्कूल होते हैं, बाहर दूसरे स्कूलों के साथ, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ, स्कूल में से जो टीम्स जाती हैं वो उनके साथ भेज खेलती हैं एक्स्ट्रा म्यूरल्स में। बिटवीन 2 और मोर स्कूल्स हो सकते हैं, बिटवीन 2 और मोर इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? स्कूल टू शो देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज। एक स्कूल दूसरे स्कूल को दिखाता है कि मेरे हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, हमारे प्लेयर्स क्या है, हमारी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड कैसा है, हम कैसे, कितने हमें स्पोर्ट्स के टेक्निक्स की नॉलेज है, रूल्स पता है, टेक्निक्स पता है। आप दूसरे स्कूलों से भी लर्न करते हो, अच्छा वो ऐसे ही खेलते हैं, तो आपको पता चलता है कि बाहर दूसरे स्कूल्स कैसे खेल रहे हैं। स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ती है, आपके ब्रॉडर स्पोर्ट्स का बेस ब्रॉड होता है, हिडन टैलेंट्स का पता चलता है, आपके आपस के बीच में यूनिटी और हार्मनी बढ़ती है। आप दूसरे स्कूल्स के बच्चों के बारे में जानते हो, उनके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स लेते हो, उनके बारे में आपस में बातचीत करते हो, कहाँ वो खेलने जाते हैं, किससे वो कोचिंग लेते हैं, कैसे खेलते हैं, वो सारी चीज़ों, आपका जो सोशल सर्कल है वो ब्रॉडन होता है, आपके नए फ्रेंड्स बनते हैं, आप आपके बीच में कोई रिच पुअर हाई लो का पता नहीं होता, आप एक अच्छे प्लेयर को देखते हो, उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेट करने की बड़े प्लेयर्स के साथ। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक्स्ट्रा म्यूरल्स के? स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स को बढ़ाना, इनरिच करना एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स को, और स्पोर्ट्समैनशिप और फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी जिसको बोलते हैं ब्रदरहुड को इंक्रीज करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये देखिए एक बार थोड़ा सा माइंड मैप, टूर्नामेंट्स, नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट, लीग और राउंड रॉबिन, कॉम्बिनेशन,
चैलेंज टूर्नामेंट्स, नॉकआउट में सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, कॉन्सोलेशन डबल नॉकआउट, लीग में लीग, डबल लीग, साइक्लिक, स्टेयरकेस, टेबुलर है नहीं, नॉकआउट में लीग कम नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट कम लीग, और ये सारे मेथड्स। और उसके बाद फिक्सचर्स में हमने कर लिए, फिक्सचर्स बनाना सीखा हमने, स्टेयरकेस का सीखा, और किसका सीखा, साइक्लिक का सीखा, लीग का सीखा, और सीडिंग कैसे देते हैं। स्पेसिफिक सीडिंग क्या होती है, इज अ सॉर्टिंग ऑफ द टीम्स एंड फिटिंग देम इन अ फिक्सचर सो दैट द स्ट्रॉन्गर टीम डू नॉट मीट ईच अदर्स अर्लियर राउंड्स। पहले किसी अच्छी टीम को सीडिंग दे देना, मतलब बाय टाइप होता है वो, उसको फिक्स कर देना कि अब तुम सेकेंड राउंड में खेलोगे। स्पेशल सीडिंग इज अ प्रिविलेज गिवन टू द आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स टू स्ट्रेट अवे कंप्लीट इन द, किसी को स्पेशल बोलना कि बाय ना देके, सीडिंग में तो सिर्फ हम बाय दे देते हैं ना, उसको ओके बोलते हैं, तुम फर्स्ट राउंड में मत खेलो। स्पेशल सीडिंग में हम उसको सीधा बोलते हैं, तुम क्वार्टर फाइनल में खेलो और सीधा सेमीफाइनल में खेलो, दैट इज कॉल्ड स्पेशल सीडिंग। Extramurals I have explained, bye I have explained, how method I have told you what is the method of giving bye, intramurals we have done। अब नाउ एक हमारा रह गया है साइक्लिक मेथड। साइक्लिक कर लिया, स्टेयरकेस मेथड। लेट्स डू द स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस मेथड, स्टेयरकेस मेथड में क्या होता है बेटा, आप मुझे बताओगे। स्टेयर्स, जैसे स्टेयर्स होती है ना, सीढ़ियाँ होती हैं हमारे घर में, वो वाला मेथड, उससे फिक्सचर बनाते हैं। कैसे बनेगा स्टेयर केस का फिक्सचर हमारा, सपोज हम बना रहे हैं 9 टीम्स का फिक्सचर बना रहे हैं, फिक्सचर ऑफ 9 टीम्स इन स्टेयर केस। तो पहले आपने 8 टाइम्स जो है वो 1 लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से 2 से शुरू करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्चुअली इस लिखने का मोटिव क्या है कि स्टेयर केस में 1 का मैच 2 से, 1 का 3 से, 1 का 1 से तो नहीं करा सकते, 1 का 2 से, 1 का 9 की 9 टीम से मैच हो गया। अब दूसरा, अब 2 का तो 1 से हो चुका है ना, अब दूसरा नंबर हमने लेना है 2। 2 को हमने 7 टाइम्स लेना है, जैसे 1 को 8 टाइम्स लिया था, 2 को 7 टाइम्स लेना है। अब 2 का 3 से, 2 का 4 से, 5 6 7 टीम, 8 टीम एंड 9th टीम। अब 2 का मैच भी सबसे हो गया, कैसे, 2 का 1 से तो यहाँ हो ही चुका है, 2 का इन सब से हो गया। अब देखो 3 का 1 से भी हो चुका है, 3 का 2 से भी हो चुका है, तो 3 को हम कितनी बार लेंगे, 6 टाइम्स लेंगे, 6 टाइम। तो यहाँ शुरू करेंगे 3 का 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से। अब 3 का देखो, 3 का 4 से भी हो गया, 2 से भी हो गया और 1 से भी हो गया। अब 4 को लेंगे 5 टाइम्स, 4 का 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से। अब 5 लेंगे, 5 को लेंगे 4 टाइम्स। अब सबका मैच सबसे हो रहा है, अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे तो। आई विल शो यू, लेट मी कंप्लीट दिस, आई विल शो यू। 6 का 7 से, 6 का 8 से, 6 का 9 से। अब 7 का 8 से, 7 का 9 से, अब 8 का 9 से। सो द स्टेयर हैज कंप्लीटेड। सी, ये बन रही है ना ऐसे, ये सीढ़ी बन रही है, तो इट इज कॉल्ड स्टेयर केस मेथड। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, सो नाउ यू कैन सी 1 का मैच 2 से, 2 का 3 से, 1 का मैच तो सबसे हो गया। अब ये 2 का 3 से भी हो गया, 3 का 4 से, मतलब पहले हम देख लो 3 का देख लेते हैं। 3 का 1 से हो चुका है, 3 का 2 से हो चुका है, 3 का बाकी सबसे तो हो चुका है। अब आप सोचो सबसे छोटा नंबर ले लो, 9 का मैच सबसे हो गया कि नहीं, 9 का 8 से हो गया, 9 का 7 से हो गया, 9 का 6 से हो गया, है ना। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे क्या आएगा, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से। 9 का 5 से हो गया, 9 का 4 से हो गया, 9 का 3 से हो गया, 9 का 2 से हो गया, 9 का 1 से हो गया। अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे, अगर आपको सबके मैचेस सबके साथ दिखाई दे देंगे। सो दिस इज अवर चैप्टर का लास्ट टॉपिक नाउ, दैट इज स्पोर्ट्स। ये वाला टॉपिक देखो, स्पोर्ट्स डे
रन फॉर यूनिटी, ये हेल्थ रन्स है सारे हमारे, हेल्थ रन्स, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, रन फॉर अवेयरनेस, रन फॉर यूनिटी। ये अभी इसको हम कंप्लीट करते हैं जस्ट राइट नाउ। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स। तो कौन से प्रोग्राम्स हैं? स्पोर्ट्स डे है, हेल्थ रन है, रन फॉर फन है, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, रन फॉर अवेयरनेस, रन फॉर यूनिटी। क्योंकि आपके बुक में तो बहुत बड़े बड़े दिए, यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा मैं समझाऊंगी। स्पोर्ट्स डे क्या होता है? रेफर टू एज अ फील्ड डेज इवेंट स्टार्ट बाय मेनी स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज में कराया जाता है। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज होती हैं जिसका एम होता है विनिंग ट्रॉफीज एंड प्राइजेस। These include athletic events like football, cricket, throwball, volleyball, traditional games like kho-kho, kabaddi, and fun games like sack race, spoon race, egg spoon race, lemon race, three slow race. Parents and children races are also played in sports days. तो दिस इज अ स्पोर्ट्स डे। स्कूल में कराया जाता है मेनली प्राइजेस और ट्रॉफीज के लिए, और ये वाले स्पोर्ट्स गेम्स उसमें इंक्लूड होते हैं। हेल्थ रन्स क्या कराए जाते हैं? बाय द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कराए जाते हैं, बाय सोशल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट भी कराए जाते हैं। पीपल को अवेयर करने के लिए अबाउट देयर हेल्थ, एंड इन प्रोग्राम्स के अंदर जो है गुड हेल्थ के बारे में बताया जाता है। रन फॉर फन, थोड़ा मज़े के लिए जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे कि फ्रेंडली इवेंट्स जिसमें कोई प्राइजेस वगैरह नहीं दिए जाते। ऑन रोड क्रॉस कंट्री रेसेस कराए जाते हैं। पीपल रन फॉर देयर इंजॉयमेंट। संडे को इकट्ठे हो गए, सब लोगों ने वहाँ पे रनिंग करी, मोटिवेशन ली, कुछ एक्सरसाइजेस की, बारे में मोटिवेट हुए। तो दिस इज कॉल्ड रन फॉर फन। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, किसी कॉज के लिए, किसी एनजीओ ने कराया है। कैंसर अवेयरनेस के लिए, अर्थक्वेक के लिए, फ्लड्स के लिए, एड्स के लिए, उनके लिए पैसा जनरेट करने के लिए एनजीओज मेनली कराते हैं इनको। टू फंड रेज फंड्स, पैसे के लिए, नीडी पीपल के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए फंड्स को रेज करने के लिए ये कराया जाता है। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। कॉज क्या हो सकता है? एड्स है, कैंसर है, फ्लड्स है, अर्थक्वेक है। इन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है जो कि बहुत महंगे ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो वो कराए जाते हैं। रन फॉर अवेयरनेस, इसको अवेयरनेस के लिए कराया जाता है, मासेस को अवेयर करने के लिए कि कौन से लाइक एड्स, स्वाइन फ्लू, कोरोना, इन रन्स में स्ट्रेस दिया जाता है कि वो डेडली डिजीजेस को कैसे रिमूव करें अपनी लाइफ से, और उनके लिए फंड रेज करें चैरिटी के लिए। रन फॉर यूनिटी, जैसे कि किसी कंट्री में कोई रॉयट्स हो रहे हैं या कोई पीस रिलेटेड प्रॉब्लम है, थीम होता है पीस, यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ द रिलीजन्स। तो ये रन्स कराए जाते हैं कि सारे लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके उनके अंदर ब्रदरहुड को इंक्रीज किया जाए, एक सेंस ऑफ वननेस लाई जाए अमंग द पीपल, इज कॉल्ड रन फॉर यूनिटी। So that is all about this lengthy topic chapter we have done in detail. So if you want to know about the notes, or you want to take notes, you can take these from my Instagram ID. Please do like, share and subscribe, and I am putting in lot of efforts. You also will, if you will also put in, you will get good marks. I will, within few days I will give you some questionnaires also related to this chapter, and the second chapter will be given to you within few days. Thank you so much. Keep liking and subscribing. Have a nice day.